साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है वॉइस सैम्पलिंग से। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग गलत तरीके से वॉइस सैंपल दे आते हो, उस पर आती है गलत रिपोर्ट, उसका नुकसान जो है फेस करना पड़ता है आपको, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बारे में जो है नॉलेज नहीं है, कोई इफेक्टिव जानकारी नहीं है, जिस कारण ऐसी गलती हम करते हैं। एक स्वाभाविक चीज़ है, हर आदमी गलती करेगा, पर अब से हम चीज़ों को समझ लेंगे तो ये गलतियाँ नहीं करेंगे, और अगर करी हैं तो कैसे रेक्टिफाई करना है इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। डायरेक्टली हम चलते हैं ऑन द स्क्रीन। आई विल स्पेसिफाई यू ईच एंड एवरीथिंग एंड जस्ट ऑब्जर्व द सेम। उसको जो है आप नोट डाउन कीजिएगा और ट्राई टू अप्लाई टू योर ओन केस। ठीक है जी। डायरेक्टली वी आर मूविंग ऑन द बोर्ड। एंटी करप्शन केसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ये है बैकबोन। अगर ये एविडेंस जो है हो गई डाउटफुल तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? डिफेंस को। तो कुल मिला करके अगर एविडेंस ऑथेंटिकेट नहीं है, एविडेंस जो है एडमिसिबल नहीं है, इसका एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, तो किसी भी रूप में इसे रिलेवेंट नहीं कहा जा सकता। एक सेक्शन है 141 BSA का, इसको भी जो है आप नोट डाउन कर लो। अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेके आ रहा है प्रोसिक्यूशन, तो सबसे पहले इसको ये प्रूव करना है कि एविडेंस जो है ऑथेंटिकेट है। अगर ये प्रूव नहीं कर पाता है प्रोसिक्यूशन, तो इसके कंटेंट पर एविडेंस को लीड नहीं कर सकता प्रोसिक्यूशन। पर चूंकि आप लोग रहते हो खामोश, तो नुकसान जो है भुगतना पड़ता है आपको। तो जब भी इस तरह की स्थितियां हैं, तुरंत फाइल कर दो ऑब्जेक्शन 141 BSA के। अब कॉमन गलतियां क्या है उसको अपन समझते हैं। सबसे पहले गलती कि नो कोर्ट ऑर्डर। देखो आईओ हो, चाहे टीएलओ हो, चाहे डीवाईएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीजी हो, चाहे आईजी हो, कोई भी हो इनमें से, इनके पास पावर नहीं है वॉइस सैंपल लेने की। इनको क्या चाहिए? कोर्ट का आदेश। सेक्शन है 349 BNSS। अगर आदेश नहीं है कोर्ट का और सैंपल ले लिया गया, तो इस तरह का जो वर्कआउट है या जो प्रोसेस है वो इलीगल है। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कुड से दैट इफ द वॉइस सैंपल इज टेकन विदाउट ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट, द एंटायर प्रोसेस विल बी इलीगल। क्लियर है? इसके अलावा कंसेंट चाहिए, कंसेंट अक्यूज की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। ये फॉर्म भराते हैं आपसे कि मैं अपनी कंसेंट देता हूँ वॉइस सैंपल के लिए। ये कंसेंट आप क्यों दे रहे हो भाई? कंसेंट का कोई प्रोसेस कानून में है क्या? आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ। जब प्रोसेस ही नहीं है कंसेंट लेने का, तो देन वाई यू आर गिविंग द कंसेंट? सिंपल ये पेपर टाइप करके ले आते हैं एंड यू आर गिविंग द कंसेंट। इसको स्टॉप करो, स्टॉप दिस प्रोसेस। तीसरी बात है कि चेन ऑफ कस्टडी अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग आ गई, जो कंसेंट डीवीआर है उसका अता पता नहीं है, कहाँ रखा गया, वेयर इट इज केप्ट, अता पता नहीं, देर इज नो मालखाना ऑन रिकॉर्ड। इसके अलावा किस लैपटॉप में फाइल को जो है ट्रांसफ़र किया गया, उसके बाद जो सीडी है या जो पेन ड्राइव है वो कहाँ बनी, किसने बनाई, और क्या सेक्शन 63 BSA का कंप्लाइंस पूरा हो गया है या नहीं हुआ है, इस बारे में साक्ष्य होती नहीं है। तो वहाँ पर संभावना है टेम्परिंग की, इसलिए फाइल को पढ़ो। अगर चेन ऑफ कस्टडी कॉम्प्रोमाइज है, डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। कई बार ऐसा होता है कि वॉइस सैंपल ले लिया किसी ऐसे सन पे जहाँ पंखे चल रहे हैं, या ट्रैफिक का जो है नॉइज़ है, या क्राउडी जो है एरिया है, या इको इफेक्ट आ रहा है, तो इससे अफेक्ट होगा रिजल्ट ऑफ एनालिसिस। बेसिकली क्या होता है एनालिसिस में? देर इज स्पेक्ट्रोग्राफिक। मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग आपको ताकि दिक्कत नहीं पड़े। स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस, ये जो है अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा वेव फॉर्म कंपेरिजन्स हैं, ये भी अफेक्ट हो सकते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है ये भी अफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए ये इंश्योर करना है कि जो सैंपल लिया गया है वो कहाँ लिया गया है, उसका क्या इन्वायरमेंट था। अगर इन्वायरमेंट नॉइजी है, जो मैंने आपको स्पष्ट भी किया है, देन यू मे रेज द ऑब्जेक्शंस। कई बार ये होता है
कि क्वेश्चन जो रिकॉर्डिंग है और जो स्पेसिमेन रिकॉर्डिंग है उसको करते समय डिफरेंट माइक्रोफोन होते हैं, डिफरेंट होते हैं फॉर्मेट और डिफरेंट होते हैं डिवाइसेस। तो ऐसे सिनेरियो में जो क्वालिटी ऑफ वॉइस है ये अफेक्ट हो सकती है और ये भी अफेक्ट करता है द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो। और ये बहुत कॉमनली होता है कि जो फाइल बनी ओरिजिनल वो किसी और डिवाइस में और जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हुआ वो किसी और डिवाइस में हुआ है। तो अगर डिफरेंट रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है यूज हुआ है टू टेक द वॉइस सैंपल, संभावना है कि उसका डिफर जो है माइक्रोफोन होगा, उसमें डिफर जो है फॉर्मेट होगा फाइल सेव करने का, और उसमें डिफर जो है क्वालिटी होगी। इट माइट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस। क्लियर हो गया? कई बार ऐसा होता है, मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, कि हैश वैल्यू नहीं निकाला गया, फाइल को जो है कॉपी कर लिया गया, फिर उसका बना ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद फर्दर जो है इससे बना सीडी और पेन ड्राइव, उसके बाद जो है निकाला गया हैश वैल्यू। अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। डेफिनेटली वी कुड मेक द ऑब्जेक्शन एज पर लॉ। तो फॉर्मूला क्या है कि जो ओरिजिनल फाइल है उसका हैश वैल्यू ये मिलना चाहिए फ्रॉम द कॉपी ऑफ फाइल के हैश वैल्यू से। अगर ये मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉपी है ये क्लोन कॉपी है, अदरवाइज ये क्लोन कॉपी नहीं होगी। तो वहाँ पर डाउट भी जो है क्रिएट होगा। इस विषय पर जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का दिनांक 7/1/2025 का। इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग फॉर्मेट चेंज करते हैं ऑडियो के। MP3 में फाइल थी, इसको बनाया उन्होंने वेब फाइल, या फाइल कर दिया कंप्रेस, या कुछ एडिशंस कर दिए, या स्पेसिफिक पार्ट के जो है ट्रांसक्रिप्शन कर दिए। अगर ये प्रोसेस लिए गए तो ऑल प्रोसेस आर इनलीगल, और ये भी जो एनालिसिस का रिजल्ट है उसको अफेक्ट करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है फाइल को आप पढ़ें और ऑब्जर्व करें। कई बार ऐसा भी होता है कि राइट ब्लॉकर प्रोटेक्शन नहीं लिया गया, ये भी जो है अफेक्ट करता है द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस। कुल मिलाकर के जब भी कोई फाइल सिस्टम आएगी तो सिस्टम स्यू मोटो भी जो मेटा डेटा है उसको चेंज कर सकता है, जो टाइम स्टैम्प है उनको चेंज कर सकता है, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं फाइल की उसको चेंज कर सकता है। तो उससे बचने के लिए ये ब्लॉकर जो है यूज़ किए जाते हैं। अगर यूज़ नहीं किए गए डेफिनेटली वी में रेज द ऑब्जेक्शन। और ये क्या होते हैं इस पर अलग से मैंने कंटेंट लिखा है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि वॉइस सैंपल कैसे लेंगे और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो कौन रेडी करेगा, उसकी पालना जो है हमको सुनिश्चित करनी होती है। अगर ये नहीं करेंगे तो इसका भी अपन जो है फ़ायदा ले सकते हैं। वो गाइडलाइंस क्या है इस पर अलग से मैंने कंटेंट जो है लिखा है, आप जाके देख सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि जो टाइम स्टैम्प है ये चेंज हो गया, या टाइम स्टैम्प जो है उसका कोई भी स्पेसिफिकेशन फाइल पे नहीं है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर फ़ायदा जो है ले सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि अक्यूज़ जो है वो अपनी नेचुरल आवाज़ में बात नहीं करता है वाइल गिविंग द वॉइस सैंपल। वो इस तरह की आवाज़ें जनरेट कर सकता है जिससे दिखाई दे कि आवाज़ें जो है अननेचुरल है, या अंडर प्रेशर है, या इंटेंशनली अपनी वो टोन को चेंज कर सकता है। तो ये भी अफेक्ट करता है द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस। कुल मिला करके जो ये फॉरेंसिक एविडेंस है ये कॉरोबोरेटिंग एविडेंस है, दीज आर नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। अगर इसमें वेरिएशंस हैं और प्रॉपर कोई नहीं है स्पेसिफिकेशंस, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। इसके अलावा जो विटनेस होंगे वॉइस सैंपल प्रोसेस के, दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अगर ये विटनेस डिपार्टमेंट के हैं या शेडो विटनेस हैं तो यहाँ पे डाउट जो है क्रिएट होता है प्रोसेस के ऊपर। इसके अलावा अगर इम्प्रॉपर सीलिंग है और प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं किया गया एविडेंस को, इसके अलावा डिले है सैंपल सेंड करने में एफएसएल को, ये सब भी एक महत्वपूर्ण स्थितियाँ बनती हैं टू रेज अ डाउट। और अभी जो मॉडर्न पैटर्न चल रहे हैं उसमें तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं ऑन द मेटा डेटा एनालिसिस एंड एग्जामिनेशन। अगर ये स्थिति स्पष्ट होती है रिकॉर्ड पे कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसने इग्नोर किया
क्रिएशन टाइम के एनालिसिस को, मॉडिफिकेशन टाइम के एनालिसिस को, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर रूप से एग्जामिन नहीं हुआ है मेटा डेटा, और वहाँ पर हम संदेह क्रिएट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है मैनिपुलेशंस की। इसके अलावा जो मेथड्स यूज़ किए गए उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, और ना ही उनको अप्रूवल है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहाँ भी हम जो है क्लॉग रेस कर सकते हैं। तो कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं कि वॉइस सैंपल जब भी ले जाएगा तो वहाँ कोर्ट का परमिशन चाहिए, डिवाइस का ऑथेंटिकेशन चाहिए, कंप्लाइंसेस होनी चाहिए धारा 63 BSA की, इसके अलावा जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की उनकी, और इसके अलावा हर वो प्रोसेस यूज़ करना है प्रोसिक्यूशन को जिसके आधार पर जो मैनिपुलेशंस हैं या जो एडिशंस हैं उनकी पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट कर सकें। अगर ऐसा नहीं करता है प्रोसिक्यूशन, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। एक बात ध्यान रखिएगा कि वी आर नॉट सपोज टू प्रूव आवर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, हमें सिर्फ संदेह क्रिएट करने हैं, पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि एविडेंस को देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, और एज पर नॉर्म्स संदेह क्रिएट करने के लिए तर्कों को जो है रखा जाए। क्लियर है? तो कुल मिला करके मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। जब भी केस को पढ़ें तो इस पॉइंट्स की लाइट में पढ़ें, डेफिनेटली आपको राहत मिलेगी इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी, और कोई तकलीफ नहीं है, केस टेक्निकल है, बट मोटा मोटा है कि अगर आप जान जाएंगे प्रिंसिपल्स, जान जाएंगे उनका एप्लीकेशन, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा टू अप्लाई द सिनेरियो। जब भी फाइल को पढ़ें, खासकर फॉरेंसिक पार्ट, खासकर वो पार्ट जो कि जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से, तो ये भी आप देख लें कि जो कंप्लाइंसेस है वो हुई या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है, डेफिनेटली यू मे हैव द बेनिफिट। किधर हो गया? जल्दी मिलेंगे अपने एक नए अध्याय के साथ।